जय हिंद फ्रेंड्स। मैं सौरभ झा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बीएसए ट्रिकी क्लासेस पे। आज हम लोग एसएससी फेज़ 9 के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए एसएससी के एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाने वाले स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। साथ ही साथ इन सवालों से जुड़े संभावित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। आप सभी से आग्रह करेंगे कि आप क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक संख्या में बच्चे क्लास में आकर क्लास का लाभ उठा सकें। आप सभी से आग्रह करेंगे कि आप क्लास में सारे सवालों के आंसर क्या करें और प्लीज़ क्लास को सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास और देखते हैं हमारा पहला सवाल। हु इज नॉन एज संत ऑफ दक्षिणेश्वर। आंसर करेंगे दक्षिणेश्वर का संत किन्हें कहा जाता है। दक्षिणेश्वर संत किन्हें कहा जाता है। आप जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस और रामकृष्ण परमहंस जी को दक्षिणेश्वर संत कहा जाता है। तो याद रखना है कि दक्षिणेश्वर का संत किसे कहा जाता है, तो रामकृष्ण परमहंस जी को दक्षिणेश्वर का संत कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। ठीक है। अगर आपसे पूछे रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, तो आप जानते हैं, बताएं, आंसर करें। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की और ईयर कौन सा था आपको बताना है। तो आप याद रखिएगा कि स्वामी विवेकानंद जी ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस जी को याद करते हुए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 ईस्वी में। तो याद रखना है कि रामकृष्ण परमहंस के शिष्य विवेकानंद जी द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में कलकत्ता के समीप बारानगर में की गई थी। ठीक है। और भी आप बहुत सारा सवाल यहाँ से बनता है, जैसे स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम क्या था, आप बताइए। स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम क्या था। तो याद रखना है स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, याद रखिएगा। ठीक है। अगर पूछेगा आपसे कि इनको स्वामी का उपाधि किसने दिया, विवेकानंद जी को स्वामी का उपाधि किसने दिया, तो याद रखना है विवेकानंद जी को स्वामी की उपाधि महाराज खेतड़ी के द्वारा दिया गया है। तो महाराज खेतड़ी ने विवेकानंद जी को स्वामी का उपाधि दिया है, याद रखेंगे। ठीक है। तो दक्षिणेश्वर का संत किन्हें कहा जाता है, तो याद रखना है रामकृष्ण परमहंस जी को दक्षिणेश्वर का संत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राजा राम मोहन राय काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका बहुत सारा सवाल पूछता है। आपसे पूछेगा भारत में नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। भारत में नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो याद रखना है भारत में नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय जी को भारत में नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। अगर आपसे पूछे आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है, तो याद रखना है कि राजा राम मोहन राय जी को आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है, तो याद रखना है आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। ठीक है। अगर आपसे पूछे नव प्रभात का तारा किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय को नव प्रभात का तारा कहा जाता है। ठीक है। तो आधुनिक भारत का पिता राजा राम मोहन राय, नव भारत का तारा राजा राम मोहन राय। भारतीय पत्रकारिता का जनक भी कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। तो भारतीय पत्रकारिता का जनक किनको कहा जाता है, तो भारतीय पत्रकारिता का जनक कहा जाता है राजा राम मोहन राय को, याद रखिएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, भारतीय पत्रकारिता का जनक राजा राम मोहन राय, नव प्रभात का तारा राजा राम मोहन राय, आधुनिक भारत का पिता राजा राम मोहन राय, सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक राजा राम मोहन राय, भारत में नवजागरण का अग्रदूत राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट सवाल था, दक्षिणेश्वर का संत किन्हें कहा जाता है, तो रामकृष्ण परमहंस जी को दक्षिणेश्वर का संत कहा जाता है, याद रखिएगा। तो आप सभी से आग्रह करेंगे एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है, आंसर करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ज्योतिष पीठ भगवान विष्णु से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी श्रृंगेरी पीठ भगवान शिव से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर सी शारदा पीठ भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा है। और ऑप्शन नंबर डी गोवर्धन पीठ
भगवान श्री राम से जुड़ा है। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें गलत है? तो आप देख के ये पता कर सकते हैं कि आंसर नंबर डी जो है ये गलत है आपका। ठीक है, बाकी ज्योतिष पीठ भगवान विष्णु को समर्पित है, श्रृंगेरी पीठ भगवान शिव को समर्पित है, शारदा पीठ भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है और गोवर्धन पीठ जो है ये भी भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी गलत था, गोवर्धन पीठ भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है, याद रखिएगा। ठीक है, तो क्लास को एक बार शेयर कर दीजिएगा। अगला सवाल, द फेस्टिवल ऑफ साउथ इंडिया ओनम इज एसोसिएटेड विथ, दक्षिण भारत का त्यौहार ओनम संबंधित है। तो आंसर करेंगे दक्षिण भारत का त्यौहार ओनम किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए श्री राम की रावण पर विजय से, ऑप्शन नंबर बी दुर्गा द्वारा महिषासुर के वध से, ऑप्शन नंबर सी शिव शक्ति से और ऑप्शन नंबर डी महाबली से। तो दक्षिण भारत का त्यौहार है ओनम, और ओनम आप जानते हैं कि केरल का बहुत ही महत्वपूर्ण फेस्टिवल है ओनम। ठीक है, और यह महाबली से संबंधित है। तो दक्षिण भारत का त्यौहार ओनम किससे जुड़ा है? महाबली से जुड़ा है, याद रखेंगे। और ओनम जो है केरल, अगर राज्य में पूछेगा तो आपको याद रखना है केरल राज्य का प्रमुख त्यौहार है ओनम। और ओनम जो है केरल का सबसे पारंपरिक त्यौहार है जो फसल कटाई के मौसम में मनाया जाता है। ठीक है, और ओनम त्यौहार के अवसर पर केरल में नौका दौड़ होता है, जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि केरल में ओनम त्यौहार के अवसर पर क्या होता है? तो नाव रेस होता है, नाव दौड़ होता है, बोट रेस होता है, और बोट रेस में जीतने वाले को नेहरू ट्रॉफी दिया जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि नेहरू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ के लिए दिया जाता है। ठीक है, और केरल में ओनम त्यौहार के अवसर पर नौका दौड़ होता है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको पता होगा कि केरल में सबरीमाला मंदिर है, और केरल में सबरीमाला मंदिर में मकर विलक्कू त्यौहार मनाया जाता है। तो ये भी बहुत सवाल पूछता है कि मकर विलक्कू कहाँ का त्यौहार है? तो मकर विलक्कू केरल का त्यौहार है, याद रखना है। ठीक है, और केरल आपको पता होगा कि रबड़ के उत्पादन में केरल जो है अग्रणी है। भारत में सबसे अधिक रबड़ का उत्पादन केरल में होता है, याद रखिएगा। देश का पहला डिजिटल राज्य केरल है। इसके अलावा आप जानते हैं कि केरल का हाईकोर्ट एर्नाकुलम में है, और एर्नाकुलम हाईकोर्ट के अंतर्गत लक्षद्वीप आता है। ठीक है, तो दक्षिण भारत का त्यौहार ओनम संबंधित है महाबली से, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, बोध गया स्थित प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? आंसर करेंगे, बहुत अच्छा सवाल है। बोध गया स्थित प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर का निर्माण किस राजा के द्वारा करवाया गया था? तो आंसर करें, बोध गया स्थित प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर का निर्माण किस राजा के द्वारा करवाया गया था? तो सही आंसर क्या होगा? अशोक के द्वारा करवाया गया था। तो याद रखना है कि महाबोधि मंदिर, ठीक है, महाबोधि मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था। तो महाबोधि मंदिर कहाँ पे है? बिहार में है। तो अगर आपसे पूछे महाबोधि मंदिर कहाँ पे है? बिहार में है। ठीक है, तो बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर का निर्माण अशोक के द्वारा करवाया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, तो अशोक के द्वारा महाबोधि मंदिर का निर्माण कराया गया था। महाबोधि मंदिर बिहार में है, याद रखिएगा। और याद रखना है कि बौद्ध धर्म की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन भारतीय कला एवं स्थापत्य के विकास में रहा है। आप जानते हैं कि सांची का स्तूप, भरहुत का स्तूप, अमरावती का स्तूप, ठीक है, कार्ली की बौद्ध गुफाएं, अजंता की गुफा, अलोरा की गुफा, ये सब बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। तो ये सब सवाल बहुत ज़्यादा पूछता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि बोध गया स्थित प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर का निर्माण बिहार में सम्राट अशोक के द्वारा किया गया है। यहाँ से आपका सवाल बहुत सारा बनेगा। आप जानते हैं कि अशोक के समय में बौद्ध संगीति हुआ था और अजातशत्रु के समय में भी बौद्ध संगीति हुआ था। तो अगर आपसे पूछे पहला बौद्ध संगीति किसके समय में हुआ था, आप आंसर करेंगे पहला बौद्ध संगीति किनके समय में हुआ था? तो पहला बौद्ध संगीति किनके समय में हुआ था? राजा कौन थे? अजातशत्रु। याद रखना है, पहला बौद्ध संगीति अजातशत्रु के समय में हुआ था। कहाँ पे हुआ था आपको पता है? राजगृह में। याद रखना है, पहला बौद्ध संगीति राजगृह में हुआ था। राजा थे अजातशत्रु और अध्यक्ष थे महाकश्यप, याद रखिएगा। और पहले बौद्ध संगीति में काम क्या हुआ था? तो बुद्ध के उपदेशों को सूत पिटक एवं विनय पिटक में अलग अलग संकलित किया गया था। तो याद रखना है कि 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। पहला बुद्धिस्ट काउंसिल अजातशत्रु राजा थे, अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। और कहाँ पर हुआ था? तो राजगृह में हुआ था पहला बौद्ध संगीति, याद रखिएगा 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, और इसमें भगवान बुद्ध के उपदेशों को सूत पिटक तथा विनय पिटक में अलग अलग संकलित किया गया था। नीचे चलते हैं थोड़ा। अगर आपसे पूछे दूसरा बौद्ध संगीति तो आप आंसर कीजिएगा सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुआ था?
दूसरा बौद्ध संगीति कहाँ पे हुआ था और राजा कौन थे, ये आपसे पूछेगा। दूसरा बौद्ध संगीति कब हुआ था और राजा कौन थे, कहाँ पे हुआ था? तो दूसरा बौद्ध संगीति वैशाली में हुआ था। याद रखना है कि दूसरा बौद्ध संगीति वैशाली में हुआ था 383 ईसा पूर्व। पहला वाला 483 ईसा पूर्व, दूसरा वाला 383 ईसा पूर्व, और उसमें राजा कौन थे? कालाशोक। तो याद रखना है कि दूसरा बौद्ध संगीति कालाशोक के समय में हुआ था। दूसरा बौद्ध संगीति कालाशोक के समय में हुआ था, वैशाली में हुआ था, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता सबा कामी के द्वारा की गई थी। तो याद रखेंगे, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल के समय राजा कालाशोक थे, वैशाली में हुआ था, और अध्यक्ष थे सबा कामी, ठीक है। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, तीसरा बौद्ध संगीति। तीसरा बौद्ध संगीति किनके समय में हुआ था? तो तीसरा बौद्ध संगीति सम्राट अशोक के समय में हुआ था। तो अगर आपसे पूछे तीसरा बौद्ध संगीति किनके समय में हुआ था, अशोक राजा थे तीसरे बौद्ध संगीति के समय में, और तीसरा बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुआ था। तो याद रखना है कि तीसरा बुद्धिस्ट काउंसिल पाटलिपुत्र में हुआ था, राजा थे सम्राट अशोक और अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र 30, याद रखिएगा, ठीक है। तो मोगलीपुत्र 30 की अध्यक्षता में तीसरा बौद्ध संगीति हुआ था, पाटलिपुत्र में, राजा थे सम्राट अशोक। और चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल आपको याद रखना है कि कहाँ हुआ था, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुआ था? तो आप आंसर करेंगे चौथा बौद्ध संगीति कहाँ पे हुआ था? चौथा बौद्ध संगीति कहाँ पे हुआ था? तो जम्मू कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था चौथा बौद्ध संगीति। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना है कि जम्मू कश्मीर के कुंडलवन में, जम्मू कश्मीर के कुंडलवन में चौथा बौद्ध संगीति हुआ था, जम्मू कश्मीर के कुंडलवन में, ठीक है। जम्मू कश्मीर के कुंडलवन में चौथा बौद्ध संगीति हुआ था, और उस समय राजा कौन थे? कनिष्क। तो याद रखना है कि कनिष्क के समय में चौथा बौद्ध संगीति हुआ था, और अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे वसुमित्र। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना है कि अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे वसुमित्र। तो वसुमित्र की अध्यक्षता में चौथा बौद्ध संगीति हुआ था, राजा कौन थे? कनिष्क, और कहाँ पे हुआ था? जम्मू कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था चौथा बौद्ध संगीति, याद रखेंगे। और चौथे बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान संप्रदाय में बट गया था। तो ये भी सवाल पूछता है कि बौद्ध धर्म कितने भागों में बटा? तो बौद्ध धर्म जो है 2 भागों में बटा था, हीनयान और महायान में। तो किस बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म जो है हीनयान और महायान में बट गया? तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के बाद, यानी चौथी बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बट गया था, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सवाल समझ में आ गया कि बौद्ध गया स्थित प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा किया गया था। सांची का स्तूप आप जानते हैं कि किसने बनाया? तो ये भी याद रखना है कि सांची का स्तूप सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। सांची का स्तूप किसने बनाया? तो सांची का स्तूप सम्राट अशोक ने बनवाया था, याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछे कलिंग का युद्ध कब हुआ है? कलिंग का युद्ध कब हुआ है आपको पता है? कलिंग का युद्ध बहुत ज़्यादा पूछता है। कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व। याद रखना है कि 261 ईसा पूर्व कलिंग का युद्ध हुआ था, और जिसमें सम्राट अशोक ने कलिंग की राजधानी तौसली पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। तो याद रखिएगा कि कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था, जिस पर सम्राट अशोक ने कलिंग की राजधानी तौसली पर अधिकार कर लिया था, याद रखिएगा। और अशोक के 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है, ठीक है। चलिए, तो क्लास को प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। बेगम रसूल ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? आपको बताना है बेगम रसूल ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। काफी अच्छा सवाल है, आंसर करेंगे बेगम रसूल ट्रॉफी किस खेल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। बेगम रसूल ट्रॉफी किस खेल से जुड़ा हुआ है? बेगम रसूल ट्रॉफी महिला हॉकी से जुड़ा हुआ है। तो याद रखना है बेगम रसूल ट्रॉफी हॉकी से जुड़ा हुआ है, तो हॉकी के खेल के लिए बेगम रसूल ट्रॉफी दिया जाता है, ठीक है। तो याद रखना है कि बेगम रसूल ट्रॉफी हॉकी में दिया जाता है। अब हॉकी से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट ट्रॉफी है फटाफट देखते हैं हम लोग। आपको याद रखना है बैटन कप, बैटन कप हॉकी के लिए दिया जाता है। तो अगर पूछे बैटन कप हॉकी के लिए, रंगास्वामी कप हॉकी के लिए, फटाफट रिवीजन करेंगे, रंगास्वामी कप हॉकी के लिए। तो बैटन कप हॉकी, रंगास्वामी कप हॉकी, आगा खां कप हॉकी, आगा खां कप हॉकी। तो बैटन, रंगास्वामी, आगा खां हॉकी, बेगम रसूल ट्रॉफी हॉकी से जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा। और भी है, जैसे मुरुगप्पा गोल्ड कप पूछे, मुरुगप्पा गोल्ड कप किससे जुड़ा हुआ है? तो मुरुगप्पा गोल्ड कप हॉकी से जुड़ा है। तो याद रखना है मुरुगप्पा गोल्ड कप हॉकी के खेल में दिया जाता है, ठीक है। मुरुगप्पा गोल्ड कप हॉकी के खेल में दिया जाता है। ध्यानचंद्र ट्रॉफी हॉकी के क्षेत्र में दिया जाता है। बेगम रसूल ट्रॉफी हॉकी के क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब क्रिकेट से पूछेगा, क्रिकेट से तो आप सभी जानते हैं बहुत सारा एसेज है, रणजी ट्रॉफी है, ईरानी ट्रॉफी है, दिलीप ट्रॉफी है, सी के नायडू ट्रॉफी आप याद रखिएगा, सी के नायडू ट्रॉफी। तो
तो सी के नायडू ट्रॉफी क्रिकेट से जुड़ा है, सभी को पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। सी के नायडू ट्रॉफी क्रिकेट से जुड़ा हुआ है, याद रखना है, ठीक है। और भी है, जैसे रानी झांसी ट्रॉफी क्रिकेट से जुड़ा है, देवधर ट्रॉफी क्रिकेट से जुड़ा है, ठीक है। जीडी बिरला ट्रॉफी क्रिकेट से जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा। फुटबॉल से जुड़े हुए कुछ प्रमुख टूर्नामेंट कौन कौन से हैं, ट्रॉफी कौन कौन से हैं जो एग्जाम में पूछता है। जैसे डूरंड कप बहुत ज़्यादा पूछता है, तो याद रखना है कि डूरंड कप फुटबॉल से जुड़ा है, ठीक है। रोवर्स कप फुटबॉल से जुड़ा है, तो डूरंड कप फुटबॉल, रोवर्स कप फुटबॉल, ठीक है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल, तो याद रखना है कि संतोष ट्रॉफी किससे जुड़ा है, तो संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से जुड़ा है। तो डूरंड कप फुटबॉल, रोवर्स कप फुटबॉल, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल। और याद रखना है मर्डेका कप भी फुटबॉल से जुड़ा है, तो मर्डेका कप किससे जुड़ा है, तो मर्डेका कप फुटबॉल से जुड़ा है। तो मर्डेका कप फुटबॉल, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल, रोवर्स कप फुटबॉल, डूरंड कप फुटबॉल, याद रखिएगा, ठीक है। सुब्रतो मुखर्जी कप भी पूछा जाता है, सुब्रतो मुखर्जी कप और आशुतोष मुखर्जी कप, तो दोनों याद रखना है कि सुब्रतो मुखर्जी कप फुटबॉल, सुब्रतो मुखर्जी कप फुटबॉल, सुब्रतो मुखर्जी कप फुटबॉल, आशुतोष मुखर्जी कप फुटबॉल, ठीक है। तो सुब्रतो मुखर्जी कप फुटबॉल, आशुतोष मुखर्जी कप फुटबॉल, तो याद रखना है सुब्रतो मुखर्जी कप फुटबॉल, आशुतोष मुखर्जी कप फुटबॉल। तो ये आपको याद रखना है कि सुब्रतो मुखर्जी कप फुटबॉल के क्षेत्र में दिया जाता है, आशुतोष मुखर्जी कप फुटबॉल के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। समझ में आ गया, इस चीज़ को याद रखिएगा। और एक याद रखिए, टेबल टेनिस अगर पूछ ले आपसे, टेबल टेनिस, ठीक है। तो टेबल टेनिस, पहली बात तो आप जानते हैं कि टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो टेबल टेनिस चीन का राष्ट्रीय खेल है। याद रखना है कि चीन का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस, टेबल टेनिस चीन का राष्ट्रीय खेल है, पूछता है एग्जाम में, तो चीन का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस, ठीक है। चीन का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस। अब टेबल टेनिस से कौन कौन सा ट्रॉफी जुड़ा हुआ है, जैसे रामानुज ट्रॉफी, तो रामानुज ट्रॉफी जो है टेबल टेनिस से जुड़ा हुआ है। तो अगर आपसे पूछे कि रामानुज ट्रॉफी किस खेल में दिया जाता है, तो याद रखना है टेबल टेनिस के लिए रामानुज ट्रॉफी दिया जाता है, ठीक है। रामानुज ट्रॉफी, तो रामानुज ट्रॉफी किस खेल में दिया जाता है, तो टेबल टेनिस के लिए रामानुज ट्रॉफी दिया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा बर्ना बेलेक कप, बर्ना बेलेक कप टेबल टेनिस के लिए दिया जाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा, बर्ना बेलेक कप टेबल टेनिस के लिए दिया जाता है। तो रामानुज ट्रॉफी टेबल टेनिस, बर्ना बेलेक कप टेबल टेनिस, याद रखिएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया। बेगम रसूल ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो हॉकी से जुड़ा हुआ है बेगम रसूल कप ट्रॉफी, याद रखिएगा। और भी यहाँ से कुछ याद रखिए, जैसे बैडमिंटन से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो फटाफट रिवीजन करेंगे बैडमिंटन से कौन कौन सा ट्रॉफी जुड़ा हुआ है। तो एक आपको याद रखना है नारंग कप, बैडमिंटन में दिया जाता है नारंग कप, नारंग कप बैडमिंटन में दिया जाता है। चड्डा कप अगर आपसे पूछे तो चड्डा कप भी याद रखना है, चड्डा कप बैडमिंटन में दिया जाता है, नारंग कप बैडमिंटन में दिया जाता है, अमृत दीवान कप बैडमिंटन के लिए दिया जाता है। और आपको पता है कि बैडमिंटन किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो मलेशिया और इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल है बैडमिंटन, याद रहेगा। अमृत दीवान कप बैडमिंटन, नारंग कप बैडमिंटन, चड्डा कप बैडमिंटन। बैडमिंटन मलेशिया और इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल है, बहुत ज़्यादा पूछता है, तो याद रख लीजिएगा कि मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है, मलेशिया का राष्ट्रीय खेल है बैडमिंटन। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है, बैडमिंटन। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो मलेशिया और इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल है बैडमिंटन। बैडमिंटन से संबंधित कुछ ट्रॉफी है, अमृत दीवान कप, नारंग कप, चड्डा कप, ठीक है। गोल्फ भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो आप इसको याद रखिएगा। गोल्फ से रिलेटेड कौन कौन सा कप है, तो आपको याद रखना बाकर कप गोल्फ के क्षेत्र में दिया जाता है, बाकर कप गोल्फ के लिए दिया जाता है, ठीक है। राइडर कप गोल्फ के लिए दिया जाता है, तो राइडर कप भी आपको याद रखना है, गोल्फ के लिए दिया जाता है। डनहिल कप गोल्फ के लिए दिया जाता है, डनहिल कप अगर आपसे पूछे तो गोल्फ के लिए दिया जाता है। प्रिंस ऑफ वेल्स कप किसके लिए दिया जाता है, तो गोल्फ के लिए दिया जाता है, प्रिंस ऑफ वेल्स कप। तो याद रखना है कि प्रिंस ऑफ वेल्स कप, डनहिल कप, राइडर कप, बाकर कप गोल्फ के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। पोलो के लिए अगर आपको लिखना है तो पोलो के लिए आप लिख लीजिए एजरा कप। अगर आपसे पूछे एजरा कप किस क्षेत्र में दिया जाता है या एजरा कप किस खेल में दिया जाता है, तो एजरा कप पोलो के लिए दिया जाता है। इसके अलावा आपको याद रखना राधा मोहन कप पोलो के लिए दिया जाता है, राधा मोहन कप, ठीक है। राधा मोहन कप और एजरा कप आपको याद रखना है, राधा मोहन कप और एजरा कप पोलो खेल के लिए दिया जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। तो आप सभी से आग्रह करेंगे कि प्लीज़ आप लोग क्लास को सपोर्ट करें। आंसर क्या होगा, बेगम रसूल ट्रॉफी हॉकी से जुड़ा हुआ है, तो प्लीज़ क्लास को सपोर्ट करें। लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा। अगला सवाल, यहाँ पे टेनिस नहीं होगा, अगला सवाल है
निम्नलिखित में से कौन वस्तुतः गार्डन नहीं है, मतलब इन चारों में से कौन गार्डन नहीं है। तो एकदम आसान सवाल है, आप जानते हैं ईडन गार्डन। ईडन गार्डन क्या है? गार्डन थोड़ी है। ईडन गार्डन क्या है? स्टेडियम है। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ईडन गार्डन। क्रिकेट का बहुत ही फेमस स्टेडियम है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा? ईडन गार्डन। कोलकाता में है, जो कि गार्डन नहीं है, ये क्रिकेट का स्टेडियम है, ईडन गार्डन, ठीक है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। बाकी हैंगिंग गार्डन कहाँ पे है? मुंबई में है। वृंदावन गार्डन कहाँ पे है? तो मैसूर में है। ये याद रख लीजिएगा, हैंगिंग गार्डन कहाँ पे है? मुंबई में है। वृंदावन गार्डन कहाँ पे है? मैसूर में है। मैसूर यानी कर्नाटक में है वृंदावन गार्डन, ठीक है। खुसरो गार्डन कहाँ पे है? लखनऊ में है। तो ये जगह याद रख लेना है कि हैंगिंग गार्डन मुंबई, वृंदावन गार्डन मैसूर, खुसरो गार्डन लखनऊ, ठीक है। चलिए, तो अगला सवाल अब हम लोग देख लेते हैं। भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जन्मदाता किन्हें कहा जाता है? आंसर करेंगे, हु इज नॉन एज द फादर ऑफ आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया। फादर ऑफ आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जनक किन्हें कहा जाता है? तो आप सभी को पता होगा आंसर क्या होगा। भारतीय पुरातात्विक विज्ञान का जनक कहा जाता है अलेक्जेंडर कर्निंघम को, ठीक है। तो याद रखेंगे, भारतीय पुरातात्विक विज्ञान का जनक अलेक्जेंडर कर्निंघम को कहा जाता है। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारतीय पुरातात्विक विज्ञान का जन्मदाता अलेक्जेंडर कर्निंघम को कहा जाता है, ठीक है। बाकी ऑप्शन भी देख सकते हैं आप, इंपॉर्टेंट है। दयाराम साहनी, दयाराम साहनी ने किस चीज़ की खोज की थी आपको पता है? हड़प्पा की खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने। तो हड़प्पा की खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने, याद रखना है। तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी जी के द्वारा की गई थी। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है हड़प्पा। कहाँ पे है हड़प्पा? तो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में है। तो याद रखना है, हड़प्पा की खोज किसने की थी? हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी जी के द्वारा, या किसके द्वारा की गई थी? हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी जी के द्वारा की गई थी। कब किया गया था? 1921 में। याद रखना है, ईयर भी 1921 ईस्वी में, ठीक है। 1921 में हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी जी के द्वारा की गई थी। हड़प्पा रावी नदी के किनारे पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिला में स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। जगह थोड़ा कम है, नीचे चलते हैं। राखलदास बनर्जी अगर आपसे पूछे तो राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी, याद है ना आपको? तो मोहनजोदड़ो पूछेगा, मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया? तो मोहनजोदड़ो की खोज का श्रेय जाता है राखलदास बनर्जी को। तो मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? जस्ट एक साल बाद, यानी 1922 ईस्वी में। तो कभी कभी ये ईयर भी पूछता है। तो 1921 में हड़प्पा की खोज हुई, 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई, ठीक है। फिर से लिख दे रहे हैं, तो याद रखना है 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी, ठीक है। और मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, और ये भी पाकिस्तान में है। तो याद रखना है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, और मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी के द्वारा 1922 ईस्वी में किया गया था। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के लड़काना जिले में है। तो याद रखना है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिला में मोहनजोदड़ो स्थित है, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिला में स्थित है। यह सिंधु नदी के किनारे बसा है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो आपको याद रखना है, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, याद रखिएगा, ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो आपको याद होगा कि कांस्य युगीन सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता जो है कांस्य युगीन सभ्यता थी। यज्ञदत्त शर्मा ने किनका खोज किया? तो याद रखना है कि यज्ञदत्त शर्मा ने रोपड़ का खोज किया है यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा। तो रोपड़ की खोज किसने किया? रोपड़ की खोज का श्रेय यज्ञदत्त शर्मा को जाता है। तो याद रखेंगे, रोपड़ की खोज यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा की गई थी। रोपड़ कहाँ पे है आपको पता है? रोपड़ पंजाब में है। पंजाब के रोपड़ जिला में रोपड़ है, ठीक है। और ये सतलज नदी के किनारे बसा हुआ था। तो याद रखना है कि रोपड़ सतलुज नदी के किनारे बसा हुआ प्रमुख हड़प्पा सभ्यता था, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का स्थल था। तो रोपड़ सतलज नदी के किनारे पंजाब में बसा हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया, भारतीय पुरातात्विक विज्ञान का जनक किन्हें कहा जाता है? अलेक्जेंडर कर्निंघम को भारतीय पुरातात्विक विज्ञान का जनक कहा जाता है, याद रखिएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और यहां से एक इंपॉर्टेंट सवाल आपको बता रहे हैं जो बहुत ज़्यादा पूछता है। अगर आपसे पूछे हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी भाग, तो आप बताइए हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी भाग कौन सा है और सबसे उत्तरी भाग कौन सा है? तो याद रखना है कि मांडा जम्मू कश्मीर में है। मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। ये क्या है? सबसे उत्तरी भाग है। यहाँ मान लीजिए लिख सकते हैं हम सिंधु सभ्यता,
ठीक है, सिंधु सभ्यता, ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछता है। ये सिंधु सभ्यता है तो सबसे उत्तरी भाग, सबसे दक्षिणी भाग, सबसे पूर्वी भाग एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो ये आप इसको याद रखिएगा। दैमाबाद कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। अब आपको पता है तो अब आप आंसर कीजिए। मैप देख के आपको पता चल ही रहा होगा कौन सा पूर्वी भाग है, कौन सा पश्चिमी भाग है। ठीक है, आलमगीरपुर, ये आपको याद रखना है। आलमगीरपुर कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है आलमगीरपुर। कहाँ पे है? यूपी में है आलमगीरपुर। यूपी के मेरठ जिला में है आलमगीरपुर। ठीक है, और ये है सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर। ठीक है, तो सुतका गेंडोर कहाँ पे है आपको पता है? सुतका गेंडोर कहाँ पे है? बलूचिस्तान में है सुतका गेंडोर। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे अगर कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी, तो सबसे उत्तरी सीमा कौन सा है? सबसे, माफ़ी चाहेंगे, उत्तरी सीमा लिख देते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। सबसे उत्तरी सीमा कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी सीमा है मांडा, जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि सबसे पश्चिमी सीमा कौन सा है, तो आप देख रहे हैं सबसे पश्चिमी सीमा है सुतका गेंडोर। सबसे पश्चिमी सीमा कौन सा है? तो याद रखना है कि सबसे पश्चिमी सीमा है सुतका गेंडोर। सबसे दक्षिणी बोलेगा तो दैमाबाद दक्षिणी है, इधर दक्षिण होता है नीचे साइड में, है ना। तो सबसे दक्षिणी सीमा कौन सा है? दैमाबाद है। और सबसे पूर्वी बोलेगा तो सबसे पूर्वी कौन सा है? आलमगीरपुर। तो इसको आप अच्छे से लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पे जगह का थोड़ा प्रॉब्लम है इसलिए हम लिख दिए क्योंकि आपको रिवीजन करवा रहे हैं। तो आपको याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी पूछेगा तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल पूछेगा तो मांडा जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी सीमा है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी भाग पूछेगा तो आलमगीरपुर, ठीक है, उत्तर प्रदेश। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी भाग पूछेगा तो दैमाबाद, ठीक है, कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल पूछेगा तो सुतका गेंडोर, याद रखिएगा। ठीक है, तो भारतीय पुरातात्विक विज्ञान का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। तो आप सभी से आग्रह करेंगे कि प्लीज आप लोग क्लास को सपोर्ट करें। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सुप्रसिद्ध संतूर वादक हैं? तो आंसर करना है इनमें से कौन संतूर वादक हैं। काफ़ी नामचीन संतूर वादक हैं। तो आप जानते हैं कि भजन सोपारी संतूर वादक हैं। शिव कुमार शर्मा जी भी संतूर वादक हैं। तो आपको याद रखना है कि भजन सोपारी और शिव कुमार शर्मा संतूर वादक हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भजन सोपारी और शिव कुमार शर्मा संतूर वादक हैं। दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, भजन सोपारी और शिव कुमार शर्मा जी संतूर वादक हैं। यहाँ से कुछ और सवाल आप रिवीजन करें, एग्जाम में बहुत पूछता है। आपको बताना है कि सितार वादक कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति का नाम क्या क्या है। तो पंडित रविशंकर आप जानते हैं, पंडित रविशंकर सितार वादक हैं। आपको याद रखना है कि पंडित रविशंकर सितार वादक हैं। अगर आपसे पूछे निखिल बनर्जी तो याद रखना है कि निखिल बनर्जी सितार वादक है। ठीक है, तो पंडित रविशंकर सितार वादक हैं, निखिल बनर्जी सितार वादक हैं, याद रखना है। आपको बताना है जाकिर हुसैन का संबंध किस क्षेत्र से है। जाकिर हुसैन आप जानते हैं कि तबला वादक हैं जाकिर हुसैन। तो याद रखना है जाकिर हुसैन तबला वादक हैं जाकिर हुसैन। ठीक है, जाकिर हुसैन तबला वादक हैं, याद रखना है, तबला वादक हैं जाकिर हुसैन। लतीफ़ खां भी तबला वादक हैं। तो याद रखना है इन दोनों का नाम लतीफ़ खां और जाकिर हुसैन जी, लतीफ़ खां और जाकिर हुसैन जी तबला वादक हैं, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे बांसुरी वादक तो पहले तो आपको बताना है पन्नालाल घोष किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो पन्नालाल घोष बांसुरी वादक हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछे हरिप्रसाद चौरसिया तो हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक हैं। तो हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष जो हैं बांसुरी वादक हैं। दोनों आपको याद रखना है, हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष बांसुरी वादक हैं, याद रखना है। ठीक है, तो आपको याद रखना है हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष बांसुरी वादक हैं। ठीक है, आप अच्छे से लिख लीजिएगा। तो बांसुरी वादक हैं हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष। ठीक है, अगर आपसे पूछे अमजद अली खां तो आप बताइएगा अमजद अली खां का संबंध किस क्षेत्र से है। अमजद अली खां सरोद वादक हैं। तो याद रखना है अमजद अली खां सरोद वादक हैं। ये सब बहुत पूछता है एग्जाम में, तो याद रखिएगा सरोद वादक हैं अमजद अली खां। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां जी के बारे में आप जानते हैं कि शहनाई वादक हैं बिस्मिल्लाह खां। तो इनको भी याद रखिएगा कि बिस्मिल्लाह खां थे शहनाई वादक। तो शहनाई वादक वादन के क्षेत्र में बिस्मिल्लाह खां को जाना जाता था। तो बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक हैं, याद रखिएगा। ठीक है, संतूर वादक भजन सोपारी और शिव कुमार शर्मा, याद रखेंगे। तो आपका आंसर क्या हो गया। तो विश्व प्रसिद्ध या बोल सकते हैं भारत के सुप्रसिद्ध संतूर वादक कौन है? भजन सोपारी और शिव कुमार शर्मा, याद रखेंगे। ठीक है, तो क्लास को प्लीज़ एक बार शेयर कर दीजिए आप लोग, और लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए।
ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंधित है? तो आपको बताना है ओंकारेश्वर प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। तो ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी से संबंधित है? तो फटाफट आंसर करेंगे। ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी से संबंधित है? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी। तो ओमकारेश्वर परियोजना जो है नर्मदा नदी से जुड़ा हुआ है, याद रखेंगे। ठीक है, ओमकारेश्वर परियोजना नर्मदा नदी से रिलेटेड है, याद रखिएगा। और नर्मदा नदी पर आपको पता होगा कि क्या क्या सवाल बनता है। तो ओमकारेश्वर परियोजना नर्मदा नदी पर है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे सरदार सरोवर डैम किस नदी पर है, तो याद रखना है कि सरदार सरोवर डैम नर्मदा नदी पर है। सरदार सरोवर डैम नर्मदा नदी पर है, याद रखना है। ठीक है, गुजरात में है सरदार सरोवर डैम, तो गुजरात में नर्मदा नदी के ऊपर सरदार सरोवर डैम है, याद रखेंगे। ठीक है, तो ओंकारेश्वर डैम याद रखना है कहाँ पे है, तो ओंकारेश्वर डैम नर्मदा नदी के ऊपर है, याद रखिएगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आपको बनेगा जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछता है। आपसे पूछ सकता है कि सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? आप बताइए सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? याद है आपको सबसे ऊंचा गुरुत्वीय डैम कौन सा है? तो आपको याद रखना है कि सबसे ऊंचा गुरुत्वीय डैम है भाखड़ा नागल डैम। किस नदी पर है? तो भाखड़ा नागल डैम। भाखड़ा नागल डैम। तो सबसे ऊंचा गुरुत्वीय डैम है भाखड़ा नागल डैम, जो कि सतलज नदी के ऊपर है। किस नदी के ऊपर है? तो याद रखना है कि सतलुज नदी के ऊपर है भाखड़ा नागल डैम। और भाखड़ा नागल डैम सबसे ऊंचा गुरुत्वीय डैम है। भाखड़ा नागल डैम से हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान को बहुत ज़्यादा मात्रा में सिंचाई के लिए पानी मिलता है। तो सबसे ऊंचा गुरुत्वीय डैम है भाखड़ा नागल डैम, जो कि सतलज नदी के ऊपर है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछे हीराकुंड डैम कहाँ पे है, तो आप जानते हैं कि हीराकुंड डैम उड़ीसा में है, महानदी के ऊपर है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछे टिहरी डैम कहाँ पे है, तो याद रखिएगा भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर उत्तराखंड में टिहरी डैम है। तो सभी को पता होगा कि उत्तराखंड में टिहरी डैम है, भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर टिहरी डैम है। ठीक है, और हीराकुंड डैम महानदी के ऊपर है, उड़ीसा में, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे नागार्जुन सागर परियोजना, जो इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा। नागार्जुन सागर परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना आपको बताना है। नागार्जुन सागर परियोजना, ठीक है, नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी के ऊपर है। कहाँ पे है? नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी के ऊपर है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इससे लाभान्वित हैं, याद रखिएगा। तो नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी के ऊपर है, ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे नाथपा झाकरी परियोजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है नाथपा झाकरी परियोजना। जो भी बता रहे हैं सारा सवाल आया हुआ है। नाथपा झाकरी परियोजना आपको बताना है कि नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी के ऊपर है। तो याद रखना है कि सतलुज नदी के ऊपर है नाथपा झाकरी परियोजना। और इससे लाभान्वित राज्य कौन सा है? तो याद रखना है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो नाथपा झाकरी परियोजना हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी के ऊपर है, याद रखिएगा। ठीक है, तो नाथपा झाकरी परियोजना सतलुज नदी के ऊपर हिमाचल प्रदेश में है, याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आ गया। और आपसे पूछ सकता है उरी परियोजना। उरी परियोजना कहाँ पे है? आप जानते हैं उरी परियोजना कहाँ पे है? तो उरी परियोजना जम्मू और कश्मीर में है। किस नदी के ऊपर है उरी परियोजना? उरी प्रोजेक्ट किस नदी के ऊपर है? तो याद रखना है कि उरी परियोजना जो है झेलम नदी के ऊपर है। ठीक है, उरी परियोजना झेलम नदी के ऊपर जम्मू कश्मीर में है। तो याद रखना है कि उरी परियोजना झेलम नदी के ऊपर जम्मू और कश्मीर में है। ठीक है, बगलीहाल परियोजना आपको बताना है बगलीहाल परियोजना कहाँ पे है? बगलीहाल परियोजना, बगलीहाल प्रोजेक्ट किस राज्य में है और बगलीहाल प्रोजेक्ट जो है किस नदी के ऊपर है, आपको बताना है। तो बगलीहाल परियोजना आपको याद रखना है चेनाब नदी के ऊपर है। बगलीहाल परियोजना चेनाब नदी के ऊपर है और बगलीहाल परियोजना जम्मू कश्मीर में है। तो याद रखना है कि बगलीहाल परियोजना जम्मू कश्मीर में है, चेनाब नदी के ऊपर है, याद रखिएगा। तुलबुल परियोजना आपसे पूछेगा अभी, तुलबुल परियोजना पूछेगा, तुलबुल परियोजना। ठीक है, तो आपको बताना है तुलबुल परियोजना कहाँ पे है। तुलबुल परियोजना भी जम्मू कश्मीर में है। किस नदी के ऊपर है तुलबुल परियोजना? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी के ऊपर है। ठीक है, तो तुलबुल परियोजना झेलम नदी के ऊपर है, जम्मू कश्मीर में है, याद रखना है। उरी परियोजना झेलम नदी के ऊपर है, जम्मू कश्मीर में है। बगलीहाल परियोजना चेनाब नदी के ऊपर है, जम्मू कश्मीर में है, याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आया। रिहंद परियोजना रिहंद नदी के ऊपर है, जम्मू कश्मीर में है, याद रखेंगे। टिहरी डैम आप जानते हैं कि भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर टिहरी डैम है। अगर आपसे पूछे श्रीसेलम परियोजना कहाँ पे है और किस नदी के ऊपर है? श्रीसेलम परियोजना आप बताएंगे। श्रीसेलम परियोजना किस नदी के ऊपर है? श्रीसेलम परियोजना किस नदी के ऊपर है? तो याद रखना इंपॉर्टेंट सवाल है। श्रीसेलम परियोजना जो है किस नदी के ऊपर है?
कृष्णा नदी के ऊपर है श्रीशैलम परियोजना, और इससे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना लाभान्वित होता है। तो श्रीशैलम परियोजना कृष्णा नदी के ऊपर है, याद रखिएगा। मेटूर बांध पूछेगा तो आप जानते हैं कि मेटूर बांध किस नदी के ऊपर है, तो मेटूर डैम जो है या मेटूर परियोजना पूछेगा किस नदी के ऊपर है, तो मेटूर डैम किस नदी के ऊपर है आपको पता है, तो कावेरी नदी के ऊपर है मेटूर डैम। तो अगर आपसे पूछे मेटूर डैम या मेटूर परियोजना किस नदी के ऊपर है, तो कावेरी नदी के ऊपर मेटूर डैम है। और इससे लाभान्वित कौन होता है पता है आपको, मेटूर डैम कहाँ पे है बताइए, तमिलनाडु में। तो याद रखना है कि मेटूर डैम तमिलनाडु में है, कावेरी नदी के ऊपर है मेटूर डैम, ठीक है। तो मेटूर डैम तमिलनाडु में कावेरी नदी के ऊपर है, याद रखिएगा। शरावती परियोजना शरावती नदी के ऊपर है, यह भी याद रखिएगा। शिव समुद्रम जलप्रपात आप जानते हैं, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के ऊपर है बताएंगे, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के ऊपर है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के ऊपर है आपको पता है, तो शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी के ऊपर है। और कहाँ पे है, तो कर्नाटक में है। तो याद रखना है कि शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी कहाँ पे, कर्नाटक। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी के ऊपर है, कर्नाटक में है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सब सवाल आप याद रखिएगा। अच्छा बताइए दुलहस्ती परियोजना कहाँ पे है और किस नदी के ऊपर है, दुलहस्ती परियोजना, दुलहस्ती प्रोजेक्ट जो है किस नदी के ऊपर है, तो दुलहस्ती प्रोजेक्ट किस नदी के ऊपर है, कहाँ पे है, तो दुलहस्ती परियोजना जम्मू कश्मीर में है और चेनाब नदी के ऊपर है। तो याद रखना है दुलहस्ती परियोजना चेनाब नदी के ऊपर है, जम्मू और कश्मीर में है, याद रखिएगा। तो यहाँ से आप इतना सवाल याद रखिए, ठीक है, जो आपसे पूछ सकता है। तो आप सभी से आग्रह करेंगे कि प्लीज़ आप लोग भी अपना समझ के क्लास को सपोर्ट कीजिए, क्लास को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। तो ओंकारेश्वर परियोजना किस नदी के ऊपर है, तो याद रखना है कि ओंकारेश्वर परियोजना नर्मदा नदी के ऊपर है। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो क्लास को एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए प्लीज। अगला सवाल, द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ ए कंप्यूटर इज मेजर्ड बाय, कंप्यूटर की प्रसंस्करण गति को नापा जाता है, कंप्यूटर की प्रसंस्करण गति को किसमें मापा जाता है, तो आंसर कीजिएगा कंप्यूटर की प्रसंस्करण गति को किसमें मापा जाता है। तो आप सभी जानते हैं कि MIPS यानी मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड में भी मापा जाता है और घड़ी के मेगाहर्ट्ज में भी मापा जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पे दोनों हो जाएगा। तो कंप्यूटर के जो प्रोसेसिंग स्पीड है उसको कैसे मापा जाता है, तो कंप्यूटर के प्रोसेसिंग स्पीड को MIPS में मापा जाता है यानी मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड में मापा जाता है, और साथ ही साथ घड़ी के मेगाहर्ट्ज में भी मापा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल, कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है आपको बताना है। तो आंसर कीजिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो बहुत अच्छा सवाल है। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने वाला विटामिन ए है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, गाय के दूध का रंग कैरोटीन की मौजूदगी के कारण पीला होता है। तो आपसे पूछा है कौन सा स्टेटमेंट सही है, देखिए कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन नंबर ए गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है गाय के दूध का रंग कैरोटीन की मौजूदगी में पीला होता है, बिल्कुल सही। कि गाय के दूध का रंग पीला क्यों होता है, तो गाय के दूध का रंग पीला होता है कब, कैरोटीन की मौजूदगी के कारण। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। तो याद रखेंगे गाय के दूध का रंग कैरोटीन की मौजूदगी के कारण पीला होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। अब यहाँ से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होगा जो आपसे पूछता है एग्जाम में, जैसे आपसे पूछेगा आंवला में कसेलापन क्यों होता है, तो आप फटाफट आंसर करेंगे आंवले का कसेलापन क्यों होता है, आंवले का कसेलापन क्यों होता है। तो आंवले का कसेलापन क्यों होता है, टेनिन के कारण। याद रखना है कि आंवले का कसेलापन क्यों होता है, टेनिन के कारण आंवले का कसेलापन होता है, ठीक है। मिर्च में चरपराहट क्यों होता है, आप बताएंगे मिर्च में चरपराहट क्यों होता है, मिर्च में चरपराहट क्यों होता है, ठीक है। तो कैप्सेसिन के कारण, कैप्सेसिन के कारण मिर्च में चरपराहट होता है, ठीक है। तो कैप्सेसिन के कारण मिर्च में चरपराहट होता है, ठीक। अगर आपसे पूछे लहसुन में गंध क्यों होता है, लहसुन में गंध क्यों होता है, किसकी उपस्थिति के कारण लहसुन में गंध होता है, तो एलाइसिन की उपस्थिति के कारण लहसुन में गंध होता है, पता ही होगा आप सभी को। तो एलाइसिन की उपस्थिति के कारण लहसुन में गंध होता है, याद रखेंगे। टमाटर का लाल रंग क्यों होता है, टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन की उपस्थिति के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। तो अगर पूछे टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण, तो लाइकोपीन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है, तो लाइकोपीन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है, याद रखिएगा, ठीक है।
हल्दी का पीलापन, तो आप जानते हैं कुरकुमीन के कारण हल्दी का पीला रंग होता है, तो कुरकुमीन के कारण हल्दी का पीला रंग होता है। गाजर का नारंगी रंग अगर पूछेगा तो गाजर का नारंगी रंग क्यों होता है, या गाजर में नारंगी रंग क्यों होता है, तो गाजर में नारंगी रंग होता है कैरोटीन के कारण। समझ में आया? तो कैरोटीन के कारण गाजर में नारंगी रंग होता है। हल्दी का पीला रंग क्यों होता है, तो कुरकुमीन के कारण हल्दी में पीला रंग होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सवाल समझ में आ गया होगा। पूछा था कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो यहाँ पे आप देख मतलब कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो केवल ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। गाय के दूध का रंग कैरोटीन की मौजूदगी के कारण पीला होता है, याद रखना है। ठीक है, तो आप सभी से आग्रह करेंगे कि एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए। क्वार्टजाइट इज ए मेटामॉर्फोसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। क्वार्टजाइट निम्नलिखित में से किसका कायांतरण है, तो आंसर कीजिएगा क्वार्टजाइट निम्नलिखित में से किसका कायांतरित रूप है। क्वार्टजाइट इनमें से किसका कायांतरित रूप है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा बताएं। क्वार्टजाइट इनमें से किसका कायांतरित रूप है। सबसे पहले कायांतरित चट्टान होता क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक होता क्या है, तो आप सभी जानते हैं कि अवसादी और आग्नेय चट्टानों पर अत्यधिक ताप व दाब तथा आयतन में परिवर्तन के कारण उनकी रासायनिक संरचना के साथ साथ उनकी भौतिक विशेषताओं में भी परिवर्तन आ जाता है, और इसी प्रक्रिया को कायांतरण या रूपांतरण कहते हैं। और इस प्रक्रिया के दौरान जो चट्टान बनता है उसे रूपांतरित या कायांतरित चट्टान कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो अवसादी और आग्नेय चट्टानों पर अत्यधिक दाब और ताप के कारण बहुत दिनों के बाद, यानी बहुत समय लगता है इसको, ठीक है, उसके बाद ये क्या होता है, अवसादी और आग्नेय चट्टान जो है बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो कायांतरित चट्टान में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछा है क्वार्टजाइट इनमें से किसका कायांतरित रूप है, तो आंसर होगा बालू का पत्थर। तो बालुआ पत्थर यानी बालू का पत्थर यानी सैंड स्टोन, तो सैंड स्टोन का कायांतरित रूप है क्वार्टजाइट, याद रखिएगा। समझ में आया? तो अवसादी और आग्नेय चट्टानों पर अत्यधिक ताप और दाब और आयतन में परिवर्तन के कारण उनकी रासायनिक संरचना जो है चेंज हो जाता है। ठीक है, और उससे जो चट्टान बनता है उसी को क्या कहते हैं, कायांतरित चट्टान कहते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। ठीक है, तो बलुआ पत्थर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट में चेंज हो जाता है। अब ये तीनों भी ऑप्शन भी पूछ सकता है आपसे कि चूना पत्थर किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो चूना पत्थर का कायांतरित रूप है संगमरमर। संगमरमर, याद रखना है कि चूना पत्थर का कायांतरित रूप है संगमरमर। ठीक है, सेल का कायांतरित रूप क्या है आपको पता है, पूछता है ये सवाल, सेल का कायांतरित रूप क्या है, तो सेल का कायांतरित रूप है स्लेट। ठीक है, सेल का कायांतरित रूप है स्लेट, चूना पत्थर का कायांतरित रूप है संगमरमर, बालू का पत्थर का कायांतरित रूप है क्वार्टजाइट, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर हो गया क्वार्टजाइट किसका कायांतरण है, तो क्वार्टजाइट जो है बलुआ पत्थर का कायांतरण है, याद रखिएगा। अगर आपसे यहाँ से और पूछे, जैसे जो इंपॉर्टेंट बनता है, आपसे पूछ सकता है ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप क्या है, या ग्रेनाइट का कायांतरित रूप क्या है। ग्रेनाइट का कायांतरित रूप क्या है, तो आप बता दीजिए ग्रेनाइट का कायांतरित रूप क्या है। तो याद रखना है कि ग्रेनाइट का कायांतरित रूप नीस है। ठीक है, ग्रेनाइट का कायांतरित रूप नीस है, तो याद रखना है कि ग्रेनाइट का कायांतरित रूप नीस है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये अच्छा सवाल है, इसको आप याद रखिएगा। तो क्वार्टजाइट निम्नलिखित में से किसका कायांतरित है, तो बलुआ पत्थर का कायांतरित है क्वार्टजाइट, याद रखेंगे। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रख लीजिएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो आंसर करेंगे इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए, भारत विश्व के अग्रणी विकिरण समस्थानिक उत्पादकों में से एक है, तो ये सही है कि भारत जो है विश्व के अग्रणी विकिरण समस्थानिक उत्पादकों में से एक है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी, इनका उत्पादन ट्राम्बे के शोध रिएक्टर, परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों और कोलकाता स्थित साइक्लोट्रॉन केंद्र में होता है, तो ये भी सही आंसर है। ठीक है, अगला ऑप्शन देखिए, ट्राम्बे में निर्मित विकिरण समस्थानिक का उपयोग कृषि तथा खाद्य दवा एवं स्वास्थ्य सेवाओं, उद्योगों तथा शोध कार्यों में होता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन जो है गलत नहीं दिख रहा है। आपसे पूछा है कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो गलत कोई भी नहीं है। फिर से देखिएगा, भारत जो है विश्व के अग्रणी विकिरण समस्थानिक उत्पादकों में से एक है, बिल्कुल सही। इसका उत्पादन ट्राम्बे के शोध रिएक्टर, परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों और कोलकाता स्थित साइक्लोट्रॉन केंद्र में होता है, बिल्कुल सही। ट्राम्बे में निर्मित विकिरण समस्थानिक का उपयोग खेती, खाद्य दवा, स्वास्थ्य
सेवा और उद्योग और शोध कार्यों में होता है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे जो है सारा स्टेटमेंट सही है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अब यहाँ से देखिए, आपसे पूछेगा देश का पहला परमाणु नाभिकीय केंद्र का नाम क्या है, बताएं। भारत का पहला नाभिकीय ऊर्जा केंद्र का नाम क्या है? भारत का पहला नाभिकीय ऊर्जा केंद्र का नाम क्या है और कहाँ पे है भारत का पहला नाभिकीय ऊर्जा केंद्र? तो याद रखेंगे, भारत का पहला नाभिकीय ऊर्जा केंद्र का नाम है तारापुर। कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में है। तो भारत का पहला नाभिकीय ऊर्जा केंद्र तारापुर है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। तो याद रखना है कि भारत का पहला नाभिकीय परमाणु ऊर्जा केंद्र या नाभिकीय ऊर्जा केंद्र तारापुर महाराष्ट्र में है। अगर आपसे पूछे कुडनकुलम कहाँ पे है, कुडनकुलम परमाणु विद्युत गृह कहाँ पे है? कुडनकुलम, तो आप जानते हैं कुडनकुलम परमाणु विद्युत गृह कहाँ पे है, बताइए। कुडनकुलम परमाणु विद्युत गृह कहाँ पे है? आपको बस शुरू का नाम याद रखना है, कुडनकुलम, ठीक है। तो कुडनकुलम परमाणु विद्युत गृह कहाँ पे है? तो याद रखना है कि तमिलनाडु में है कुडनकुलम परमाणु विद्युत गृह। तमिलनाडु में है कुडनकुलम परमाणु विद्युत गृह। अगर आपसे पूछे कि कल्पकम कहाँ पे है, तो आप जानते हैं कल्पकम परमाणु विद्युत गृह भी तमिलनाडु में है। तो कल्पकम परमाणु विद्युत गृह तमिलनाडु में है, कुडनकुलम परमाणु विद्युत गृह तमिलनाडु में है, याद रखिएगा। रावत भाटा पूछेगा कहाँ पे है, तो रावत भाटा आप जानते हैं, रावत भाटा, रौ से रावत भाटा, रौ से राजस्थान। तो रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह कहाँ पे है? तो याद रखना है कि रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह राजस्थान में। कहाँ है? रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह राजस्थान में है। नरोरा परमाणु विद्युत गृह कहाँ पे है? तो नरोरा परमाणु विद्युत गृह उत्तर प्रदेश में है, याद रखिएगा। कैगा परमाणु विद्युत गृह कहाँ पे है? तो कौसे कैगा, कौसे कर्नाटक। कैगा परमाणु विद्युत गृह कर्नाटक में है, याद रखना है, ठीक है। कैगा परमाणु विद्युत गृह कर्नाटक में है, याद रखना है। काकरापाड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ पे है? काकरापाड़ा परमाणु विद्युत गृह, तो काकड़ापाड़ा परमाणु विद्युत गृह गुजरात में है। तो याद रहेगा काकड़ापाड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ पे है? गुजरात में है, याद रखेंगे। तो आप सभी से आग्रह करते हैं कि प्लीज़ क्लास को सपोर्ट करें। क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। अगला सवाल, नॉन रेसिडेंस इंडियन डे यानी NRI डे, ठीक है। नॉन रेसिडेंट इंडियन डे NRI डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, यानी आपको बताना है भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। अनिवासी भारतीय दिवस या भारतीय प्रवासी दिवस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपको आंसर करना है कि ये कब मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है या NRI डे कब मनाया जाता है। तो बहुत आसान सवाल है। आप जानते हैं कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे और इसी इंसिडेंट को याद करते हुए हम लोग 9 जनवरी को NRI डे मनाते हैं। तो NRI डे कब मनाते हैं? तो 9 जनवरी को NRI डे मनाते हैं, यानी नॉन रेसिडेंट इंडियन डे मनाते हैं या प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं 9 जनवरी को। समझ में आया? तो इसको प्रवासी भारतीय दिवस भी बोला जाता है। तो प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो आप बताइए थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है थल सेना दिवस, ठीक है। ये सब सवाल याद कब होगा? जब आप रेगुलर रिवीजन करेंगे, क्योंकि ऐसे याद नहीं होता है जल्दी। तो थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछे विश्व हास्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हास्य दिवस, क्योंकि आप जानते हैं कि ये बहुत सारा क्वेश्चन होता है इस तरह का, ठीक है। मतलब महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तिथि बहुत सारा है, तो एक बार में आपको याद भी नहीं होगा, दिक्कत हो जाएगा। विश्व हास्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को विश्व हास्य दिवस मनाया जाता है। याद रखना है कि 10 जनवरी को विश्व हास्य दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछे राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है या विवेकानंद जी की जयंती कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय युवा दिवस विवेकानंद जी को याद करते हुए मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस या विवेकानंद जयंती 12 जनवरी को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, विवेकानंद जयंती 12 जनवरी, ठीक है। विश्व हास्य दिवस 10 जनवरी, थल सेना दिवस 15 जनवरी, भारत पर्यटन दिवस 25 जनवरी। भारत पर्यटन दिवस 25 जनवरी। तो अगर आपसे पूछे भारत पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी। राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी याद रखना है कि राष्ट्रीय मतदान दिवस नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। तो 25 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय मतदान दिवस भी मनाते हैं। तो आप लिख लीजिएगा अच्छे से कि राष्ट्रीय मतदान दिवस 25 जनवरी, भारत पर्यटन दिवस 25 जनवरी। निर्वाचन आयोग का स्थापना कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 को याद रखेंगे, ठीक है।
और 30 जनवरी को आप जानते हैं कि सर्वोदय दिवस मनाया जाता है, 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है, 30 जनवरी को कुष्ठ निवारण दिवस मनाया जाता है। तो 30 जनवरी को कुष्ठ निवारण दिवस, 30 जनवरी को गांधी जी की शहीदी दिवस और 30 जनवरी को सर्वोदय दिवस मनाया जाता है। तो आपका आंसर हो गया NRI डे कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को NRI डे मनाया जाता है। तो आप सभी से आग्रह करेंगे कि प्लीज़ क्लास को सपोर्ट करें। अगला सवाल, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो आपको बताना है कि रेमन मैग्सेसे से संबंधित कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो आपको पता होगा, ऑप्शन नंबर ए बता रहा है कि न्यूयॉर्क स्थित रॉकफेलर इंस्टीट्यूट और फिलीपींस सरकार द्वारा 1957 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को स्थापित किया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में बता रहा है। ऑप्शन नंबर बी में है इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। और ऑप्शन नंबर सी, इसे प्रत्येक वर्ष 7 अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है, तो आंसर करें, रेमन मैग्सेसे के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? ठीक है, तो देखिए पहला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि आपको पता है कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है फिलीपींस सरकार द्वारा दिया जाता है, तो पहला ऑप्शन हो गया सही। ठीक है, तो याद रखिएगा कि न्यूयॉर्क स्थित रॉकफेलर इंस्टीट्यूट और फिलीपींस सरकार द्वारा 1957 ईस्वी में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को स्वीकार किया गया था, लेकिन पहली बार रेमन मैग्सेसे मिला था 1958 में, स्थापित किया गया 1957 में। ठीक है, तो याद रखना है कि फिलीपींस की सरकार द्वारा फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे जी को याद करते हुए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत की गई थी 1957 ईस्वी में, स्थापना किया गया 1957 में, लेकिन पहली बार रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो है 1958 में मिला था, याद रखिएगा। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल कहा जाता है, बिल्कुल सही, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल कहा जाता है, याद रखना है। और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 5 क्षेत्र में दिया जाता है। कितना क्षेत्र में दिया जाता है? 5 क्षेत्र में। तो यहाँ 7 लिखा है ना, तो इसको आप याद रखिएगा, 5 अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है, तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो पहला और दूसरा ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन गलत था, तो तीसरा ऑप्शन को आप सही कर लीजिएगा कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। समझ में आ गया? तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? ठीक है, तो पहला और दूसरा सही है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि पहला और दूसरा सही है। ठीक है, तो फिर से हम बता दे रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस की सरकार द्वारा दिया जाता है। फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे को याद करते हुए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1957 में स्थापित किया गया। पहली बार रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1958 में दिया गया। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 5 अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता है: शासकीय सेवा, समुदाय नेतृत्व, जन सेवा, पत्रकारिता, साहित्य और रचनात्मक संचार कला। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए भी रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो आप सभी से आग्रह करेंगे प्लीज़ आप लोग क्लास को सपोर्ट करें। लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। अगला सवाल, घंटा मर्दला किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आंसर करेंगे घंटा मर्दला किस राज्य का लोक नृत्य है? तो घंटा मर्दला किस राज्य का लोक नृत्य है? तो याद रखना है कि घंटा मर्दला आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? घंटा मर्दला किस राज्य का लोक नृत्य है? तो घंटा मर्दला आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है, याद रखेंगे। ठीक है, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है घंटा मर्दला। अगर आपसे पूछे आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो आप जानते हैं कुचिपुड़ी, है ना। तो ये भी चीज़ याद रखना है, कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, याद रखेंगे। और घंटा मर्दला आंध्र प्रदेश का क्या है? लोक नृत्य है, याद रखिएगा। घंटा मर्दला आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अच्छा, यक्षगान आपको पता है? यक्षगान बहुत पूछता है। यक्षगान, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? बता दीजिए। यक्षगान याद रखना है कर्नाटक का लोक नृत्य है। अगर आपसे पूछे कर्नाटक का लोक नृत्य कौन सा है, तो कर्नाटक का लोक नृत्य है यक्षगान, जो कि बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछता है। और ये याद रखना है कि ये लोक नृत्य है कहाँ का? कर्नाटक का। कर्नाटक का लोक नृत्य है यक्षगान, याद रखिएगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया घंटा मर्दला आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। तो प्लीज़ आप सभी से आग्रह करेंगे कि क्लास को लाइक कर दीजिए। अगला सवाल, एशिया एवं प्रशांत के लिए आर्थिक एवं सामाजिक आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आंसर करेंगे वेयर इज द हेडक्वार्टर वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक लोकेटेड। तो आंसर करेंगे एशिया और प्रशांत के लिए आर्थिक एवं सामाजिक आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? बैंकॉक, ऑप्शन नंबर बी। तो याद रखना है कि एशिया एवं प्रशांत के लिए आर्थिक एवं सामाजिक आयोग का मुख्यालय
बैंकॉक में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो बैंकॉक में है, इसको आप याद रखिएगा। तो यहाँ से भी बहुत सारा सवाल आपका बनता है एग्जाम में, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, बैंकॉक में हेडक्वार्टर है। अगर आपसे पूछे आसियान, आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ है, आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप जानते हैं आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। आसियान का फुल फॉर्म होता है दक्षिण एशियाई, याद रखना है, आसियान का फुल फॉर्म होता है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो आसियान का हेडक्वार्टर है जकार्ता इंडोनेशिया में। आसियान का हेडक्वार्टर है जकार्ता इंडोनेशिया में, और आसियान का स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुआ था। आसियान का पूरा नाम है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, याद रखिएगा। सारा कुछ आपको बहुत बार पढ़ा चुके हैं, तो ये सब के लिए आपको रेगुलर रिवीजन करना होगा, रेगुलर क्लास में रहना होगा। सार्क पूछेगा तो आप जानते हैं सार्क का फुल फॉर्म होता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क का फुल फॉर्म होता है। सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू में है, तो याद रखना है कि सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू में है। सार्क का फुल फॉर्म होता है द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, याद रखिएगा। तो क्लास को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगला सवाल, तुंगिया कृषि जहां की जाती है वह है, कौन सा ऐसा देश है जहां पर तुंगिया कृषि की जाती है? तो बहुत अच्छा सवाल है, आंसर करेंगे तुंगिया खेती कहां पर किया जाता है। तुंगिया खेती कहां पर किया जाता है, तुंगिया खेती किस देश में किया जाता है, आपको बताना है। तो सही आंसर क्या होगा, आपको याद रखना है कि तुंगिया खेती जो है म्यांमार में बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, और तुंगिया खेती जो है स्थानांतरित खेती का ही एक नाम है, समझ में आया? आपको याद रखना है कि स्थानांतरित खेती जो होता है वो अलग अलग देशों में उसका अलग अलग नाम है। ठीक है, तो स्थानांतरित खेती का ही नाम है तुंगिया, ये म्यांमार में। ठीक है, तो म्यांमार में तुंगिया खेती किया जाता है, याद रखना है। अब सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि स्थानांतरित खेती होता क्या है, क्योंकि स्थानांतरित खेती का बहुत सारा नाम है। तो आपसे पूछ सकता है ना कि स्थानांतरित खेती क्या होता है। स्थानांतरित खेती, स्थानांतरित खेती, ठीक है, स्थानांतरित सही है। स्थानांतरित खेती का और क्या क्या नाम है, तो पहले तो आपको याद रखना है स्थानांतरित खेती को हम लोग झूम खेती भी कहते हैं। तो अगर आपसे पूछे एग्जाम में झूम खेती, तो झूम खेती को स्थानांतरित खेती भी कहते हैं। ठीक है, स्लैश एंड बर्न खेती किसे कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आपसे पूछता है किस प्रकार की खेती को स्लैश एंड बर्न खेती कहा जाता है, मतलब काटो और जलाओ खेती कहा जाता है। समझ में आया? स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ठीक है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहा जाता है किसे, तो आप याद रखिएगा स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहा जाता है। ठीक है, अब लिखाएगा नहीं लग रहा है, तो आप लिख लीजिएगा एग्रीकल्चर। ठीक है, तो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहा जाता है स्थानांतरित खेती को। तो स्थानांतरित खेती को स्लैश एंड बर्न खेती कहा जाता है, जलाओ और काटो खेती कहा जाता है, झूम खेती भी कहा जाता है इसे। ठीक है, तो झूम खेती, काटो और जलाओ खेती किसे कहा जाता है, और शिफ्टिंग खेती भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिफ्टिंग खेती, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। कुछ भी पूछे, शिफ्टिंग खेती पूछे, स्थानांतरित खेती पूछे, ठीक है, झूम खेती पूछे, काटो और जलाओ खेती पूछे, तो स्थानांतरित खेती का ही नाम है। अब ये होता क्या है, तो याद रखना है कि इसमें यानी स्थानांतरित खेती के तहत या झूम खेती के तहत वृक्षों को काटकर एवं जलाकर जमीन को साफ किया जाता है तथा राख को मिट्टी में मिलाकर उस जमीन पर खेती किया जाता है। और जब मिट्टी में कार्बनिक तत्वों की कमी तथा वनस्पति के बार बार जलाने से भूमि की उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है, तो उस जमीन को छोड़ दिया जाता है और किसान नए जमीन पर फिर इसी प्रक्रिया को अपनाते हैं। तो इस प्रकार की खेती को स्थानांतरित खेती या शिफ्टिंग खेती या झूम खेती या स्लैश एंड बर्न खेती कहा जाता है। यानी काटो और जलाओ खेती, मतलब जमीन पे जितने भी वृक्ष हैं, पेड़ पौधा हैं, उसको काट देता है। ठीक है, उसके बाद वहाँ पे खेती किया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? स्थानांतरित खेती कहा जाता है। ठीक है, तो स्थानांतरित खेती को अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो उसी में से एक है तुंगिया खेती। तो तुंगिया खेती जो है म्यांमार में प्रचलित है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे रोका, रोका जो है रोका याद रखना है, पूछता है ये सवाल कि रोका जो है स्थानांतरित खेती है, किस देश में फेमस है, तो रोका स्थानांतरित खेती ब्राज़ील में फेमस है। तो याद रखना है कि रोका स्थानांतरित खेती ब्राज़ील में फेमस है। ठीक है, अगर आपसे पूछे चैना, चैना स्थानांतरित खेती किस देश में फेमस है, चैना क्या है? स्थानांतरित खेती है, किस देश में फेमस है? चैना खेती लिख देते हैं तब समझ में आएगा। चैना कृषि किस देश में फेमस है, तो आपको याद रखना है चैना कृषि श्रीलंका में फेमस है। ठीक है, चैना कृषि श्रीलंका में फेमस है, याद रखिएगा। चैना कृषि
श्रीलंका में फेमस है। फिलीपींस में किस प्रकार का खेती में फेमस है? तो कैंगिन, कैंगिन कृषि जो है, कैंगिन कृषि जो है फिलीपींस में फेमस है। तो कैंगिन कृषि फिलीपींस में फेमस है, याद रखिएगा। रोका कृषि ब्राज़ील में फेमस है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो अगला सवाल देखते हैं। और यहाँ से बहुत सारा सवाल बनता है कि किस राज्य में कौन सा, ऐसे भी बनता है कि किस राज्य में कौन सा खेती होता है। जैसे झूम खेती कहाँ होता है, आपसे पूछेगा किस राज्य में झूम खेती होता है, लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है तो बताना मेरा फ़र्ज़ है आपको। झूम खेती पूछेगा तो झूम खेती आपको याद रखना है। उत्तर पूर्वी राज्यों में झूम खेती का बहुत ज़्यादा प्रचलन है। पूछेगा उत्तर पूर्वी राज्यों में झूम खेती का बहुत ज़्यादा प्रचलन है। तो झूम खेती मुख्यतः उत्तर पूर्वी राज्यों में परफॉर्म किया जाता है। अब राज्य पूछेगा तो आप जानते हैं असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। ठीक है, तो जनरली पूछता है मिजोरम से बहुत ज़्यादा। ठीक है, मिजोरम पूछेगा तो मिजोरम में याद रखना है झूम खेती बहुत ज़्यादा होता है। मिजोरम हो गया और नागालैंड, मिजोरम और नागालैंड में कौन सा होता है? झूम खेती होता है ज़्यादातर। ठीक है, तो याद रखना है उत्तर पूर्वी राज्यों मिजोरम, नागालैंड, असम और मेघालय में झूम खेती का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, समझ में आया। लेकिन एग्जाम में जो पूछता है ये ज़्यादा पूछता है मिजोरम में किस प्रकार की खेती होती है, तो मिजोरम और नागालैंड में झूम खेती होती है, याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं हम लोग। तो प्लीज़ क्लास को एक बार लाइक कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान तोरा बोरा के सबसे निकट है? तो आंसर करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज क्लोजेस्ट टू तोरा बोरा। कौन सा स्थान है जो तोरा बोरा के सबसे निकट है? तो याद रखना है जलालाबाद। जलालाबाद तोरा बोरा के सबसे निकट है। तो याद रखना है कि इनमें से कौन सा स्थान तोरा बोरा के सबसे निकट है? तो जलालाबाद तोरा बोरा के सबसे निकट है। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया का वीपा क्षेत्र प्रसिद्ध है। आपको बताना है ऑस्ट्रेलिया का वीपा क्षेत्र किस चीज़ के लिए फेमस है? ऑस्ट्रेलिया का वीपा क्षेत्र किस चीज़ के लिए फेमस है? तो सही आंसर क्या होगा? बॉक्साइट भंडार के लिए ऑस्ट्रेलिया का वीपा क्षेत्र फेमस है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे ऑस्ट्रेलिया का वीपा क्षेत्र किस चीज़ के लिए फेमस है, तो ऑस्ट्रेलिया का वीपा क्षेत्र जो है बॉक्साइट के भंडार के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो बॉक्साइट भंडार ऑस्ट्रेलिया के वीपा क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया से तो बहुत सारा सवाल बनता है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। और ऑस्ट्रेलिया जो है विश्व का 6ठा सबसे बड़ा देश है। तो अगर आपसे पूछे भारत से बड़ा है ऑस्ट्रेलिया, है ना, तो आपको पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया एरिया में बात करेंगे तो 6ठा सबसे बड़ा देश है। ऑस्ट्रेलिया 6ठा सबसे बड़ा देश है। तो याद रखना है ऑस्ट्रेलिया 6ठा सबसे बड़ा देश है और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया 6ठा सबसे बड़ा देश है, याद रखेंगे। और अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी आपको पता है कि सबसे छोटा महाद्वीप पूछेगा कौन सा है, तो सबसे छोटा और सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज किसने किया था? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज जेम्स कुक ने किया था, याद रखेंगे। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महादेश कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय देश कहा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। तो ये सब सवाल बहुत पूछता है कि प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है? तो प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महादेश भी कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय देश भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारा मरुस्थल है, बहुत सारा डेजर्ट है। जैसे पूछता है एग्जाम में गिब्सन मरुस्थल कहाँ पे है? गिब्सन ऑस्ट्रेलिया में है। सिम्पसन कहाँ पे है? सिम्पसन मरुस्थल कहाँ पे है? तो सिम्पसन भी ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट सैंडी कहाँ पे है? तो ग्रेट सैंडी ये भी ऑस्ट्रेलिया में मरुस्थल है। ग्रेट सैंडी मरुस्थल कहाँ पे है? तो ग्रेट सैंडी डेजर्ट कहाँ पे है? तो आप अच्छे से लिखिएगा, ग्रेट सैंडी डेजर्ट। ठीक है, ग्रेट सैंडी डेजर्ट कहाँ पे है? तो ग्रेट सैंडी डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया में है। सिम्पसन ऑस्ट्रेलिया में है। गिब्सन ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में है। तो गिब्सन, सिम्पसन, ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, ये सब ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख मरुस्थल हैं, याद रखेंगे। और आपको पता होगा मर्रे डार्लिंग नदी कहाँ बहती है? तो ऑस्ट्रेलिया में बहती है मर्रे डार्लिंग नाम की नदी। ठीक है, तो ये भी पूछता है। और कार्ल गुली कहाँ पे है? कार्ल गुली आपसे पूछेगा, कार्ल गुली कहाँ पे है? कार्ल गुली और कुलगाड़ी ये दोनों ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, कार्ल गुली और कुलगाड़ी ये दोनों ऑस्ट्रेलिया में। और ये क्यों फेमस है? आपको पता है क्यों फेमस है कार्ल गुली और कुलगाड़ी? ठीक है, सोने की खान के लिए फेमस है, गोल्ड माइंस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आपसे पूछेगा कार्ल गुली क्यों फेमस है? तो कार्ल गुली जो है गोल्ड माइंस है, कुलगाड़ी गोल्ड माइंस है। गोल्ड माइंस है, ये कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया में कार्ल गुली और कुलगाड़ी सोने की खानें हैं, याद रखेंगे। ठीक है,
तो इस तरह का सवाल बहुत सारा पूछता है। और विश्व प्रसिद्ध ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे है, तो आप जानते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति कौन सा है, तो ग्रेट बैरियर रीफ। याद रखिएगा, संसार का सबसे लंबा प्रवाल भित्ति है ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ भी ऑस्ट्रेलिया में है, तो याद रखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया का वीपा क्षेत्र बॉक्साइट भंडार के लिए फेमस है, आप याद रखेंगे। तो आप सभी से आग्रह करेंगे कि आप क्लास को सपोर्ट कीजिए। इतना ही सवाल था, तो आप सभी से आग्रह करेंगे कि आप क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। और साथ ही साथ आप सभी से अनुरोध करेंगे कि आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट करेंगे कि बीएसए फैक्ट ज्ञान को आप लोग सब्सक्राइब करें। वहाँ पे आपको बीएसए फैक्ट ज्ञान चैनल पे आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखने को मिलेंगे जो आपको देखकर काफ़ी अच्छा लगेगा और वहाँ से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिलेंगे। तो आप सभी से आग्रह करेंगे कि आप बीएसए फैक्ट ज्ञान को सब्सक्राइब करें और बाकी क्लास के लिए आप रेगुलर रहें। और प्लीज़ क्लास को सपोर्ट करें, क्योंकि क्लास को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। तो प्लीज़ लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बीएसए। धन्यवाद।